मेरी शादी 7 लड़कों से हो गई, शरीर में हटे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली, उन सबको कैसे झेलती। जैसी सुहागरात का टाइम आया वैसा तो बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहां पर घर के सभी भाइयों के सिर्फ एक ही पत्नी होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 11 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे पास भाई थे। घर में शादी का माहौल, क्योंकि मेरे 5 भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथम होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 5 भाभियों आएगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे 5 दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 4 भाभियों कहाँ है। खैर मैं इस सब को भूल गई और नाचने लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखते कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उसे समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों को पढ़ नहीं करने दी जाती थी। उसे दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ में भी वहाँ गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की ही शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे हैं। खैर उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब मन को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यह एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सबसे शादी होती है। मैं माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज्यादा भाई ने हो। मेरी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात ही चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सब को कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी, आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने वालों की अंजू का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है और जमीन भी अच्छी आती है, लड़के 7 भाई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 7 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर यह प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किया कि किसी भी तरह ये शादी न हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 7 का। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी प्यार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में भी मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपने सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे माँ को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 7 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बड़ी बड़ी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 7 के सैफ के साथ मेरा स्टपल्लू बांधा और फिर कार्रवाई। फिर हम ऑटो की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब उसे उन 7 के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना, हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाह कर भी अपने
ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आजाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुँचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाए और चले गए। मैं दर्द से गहरा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से बेड पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात बनाए। ऐसे करते करते मेरे साथ तो पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाए। ऐसे करते करते मेरे सातों पतियों ने मेरे साथ सुहागरात बनाए। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया। रात भर का दर्द मुझे कम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिरकार भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वह लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी अंजू बहुत कमजोर है, वह एक साथ 7 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, जो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे साथ तो पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने के बाद आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वह मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरी सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम रमेश यानी कि मेरी सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द में कहलाती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरी बाकी पतियों को भी मेरा रमेश के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगते। रमेश को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है तो मुझे वहां बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तो अपने मायके चले जाना, तुम्हें रमेश छोड़ आएगा और 3 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 3 दिन तो मैं इन हवाओं से छुटकारा पाऊंगी। उसे रात रमेश की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही रमेश मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी रमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रमेश कहने लगे कि देखो अंजू, मुझे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती है और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा है। इस समाज के पता नहीं मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी रमेश ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूंगा। फिर 3 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। रमेश की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जागी कि शायद आप मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए रमेश के साथ निकल पड़े। तभी रमेश के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो रमेश को वहां जाना पड़ा। तभी रमेश ने मुझे अपनी पीहर जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। तभी प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास बेटा जी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज अंजू को भेजा क्यों नहीं?
तभी मेरे ससुर ने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, अंजू को तो सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर रमेश के आने के बाद मेरे ससुर ने उम्मीद से कहा कि अंजू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस पर नहीं बिठाया था क्या? तभी रमेश ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह मीठा कराया था। अब रमेश भी बहुत घबरा गए कि आंखें अंजू गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे, दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा रमेश दुखी थे कि आखिर में कहाँ गई। 3 दिन बाद वह मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मैं घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी अंजू की लाश उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मैंने पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से अंजू की पूरी बॉडी खुजली हुई थी। सब लोगों ने अंजू की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर अंजू को मारा किसने? जब अंजू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने ही लूट कर मारने का इरादा समझ लिया। उस दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को बुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन अंजू को बुलाना रमेश के लिए मुश्किल था। मैं अंजू की याद में दिन रात रहता। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे कट कट की आवाज सुने। रमेश से अपने कमरे का दरवाजा खोला और घर के पिछली तरफ गया जहां पर से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि अंजू के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वह वही गहने थे जो उसी दिन अंजू पहनकर घर से गई थी। रमेश को सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन वो ये सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। रमेश ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। अंजू के ससुर रमेश को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के ख्वाब से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैं रमेश और अंशु की सारी बातें सुन ली थी कि यह लोग 3 बार भाग जाएंगे। तभी मैंने मेरे बाकी के 6 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी, इसी डर से अंजू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से अंजू को मरवा दिया ताकि वह रमेश के साथ भागने पाए। और मैंने गहने निकाल दिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे कहने की बजाय पुलिस अब अंजू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। रमेश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि यह कैसी पड़ता है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। रमेश अब अपनी पूरी जिंदगी अंजू की यादों को समर्पित कर चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।